बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने अब तक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं, जिनमें हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा और मिरर्स से रिलेटेड बहुत कुछ और भी पढ़ा। बच्चों, आज उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी दूसरी तरफ की मौजूद चीज़ें में नज़र आ सके। आप कह सकते हैं जिसके अंदर से लाइट पास हो सके। मेड ऑफ ऑप्टिकल गिलास। ऑप्टिकल गिलास का एक ऐसी टाइप्स होती है जो अपने अंदर लाइट को या तो पास होने दे या किसी भी तरीके से लाइट को अपने साथ इन्वॉल्व कर सके। विद एटलीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन फेसेस। एटलीस्ट टू पॉलिश प्लेन फेसेस, कम से कम उसके जो है दो प्लेन फेस ऐसे होने चाहिए जो कि पॉलिश्ड हो। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है तो इसमें एक ये वाला जो लार्ज है, एक इसी के दूसरी तरफ जो इसी तरह का होगा वो वाला। वैसे तो एक्चुअली इसकी 5 हमें नज़र आ रही है, लेकिन कम से कम कितने होने ज़रूरी हैं? 2। इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड। और उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंक्लाइन होना चाहिए। ये देखें, ये वाला फेस इसका और इसके अपोजिट वाला फेस एक दूसरे के साथ इस तरह इंक्लाइन होंगे। ये देखें, एक ख़ास एंगल पर होना चाहिए। और ये बेसिकली करता क्या है, ये अपने अंदर से पास होने वाली लाइट को स्प्रेड करता है। देखें, ये वाइट लाइट इसके अंदर क्या हुई, इंटर, इसने उसको रिफ्रैक्ट कर दिया और हर कलर ऑफ जो लाइट जो है वो सेपरेट होकर अपने अपने पाथ पर मूव कर रहा है। ओके, तो बच्चों हमने प्रिज्म के बारे में ये पढ़ा कि ये होता क्या है, मेड किस चीज़ से होता है, और इसके अलावा इसकी साइड्स के बारे में पढ़ा और इसकी एक बेसिक बात हमने पढ़ ली। अब हम इसमें से लाइट की रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बच्चों होगा क्या, इसमें एक लाइट क्या होगी, एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, वो इसके अंदर ट्रेवल करेगी और फिर दूसरी साइड से वो क्या हो जाएगी, एमरजेंट हो जाएगी, यानी कि नमूदार हो जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जिसकी 3 साइड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्रायंगल शेप होता है, या फिर उसमें 3 एंगल्स होते हैं। द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये देखें, जो इंसिडेंट रे है, जो एमरजेंट रे है, जो बाहर जा रही है, उसके पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जो ओरिजिनल पाथ था जो उसका, जिस पर वो आई थी, उससे ये क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। उसके बाद the incident ray PE makes an angle of incidence I at point E and is refracted through the normal N as EF। बच्चों हमने जो इंसिडेंट रे उसको PE कह दिया, पॉइंट N पर उसने एंगल ऑफ इंसिडेंट I बनाया, ये देखें, फिर वो रिफ्रैक्ट होकर RF के EF के तौर पर गई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा बनाया, R। ओके, नॉर्मल के साथ उसने एंगल बनाया। द रिफ्रैक्टेड रे EF मेक्स एन एंगल R इनसाइड द प्रिज्म एंड ट्रेवल्स टू द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ से इसने दूसरी तरफ क्या किया, ट्रेवल किया। दिस रे इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म एट पॉइंट F मेकिंग एन एंगल E। और यही रे दोबारा F से बाहर निकलेगी E एंगल बनाते हुए। हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये वाली जो रे है, ये इस रे के लिए इंसिडेंट के तौर पर है। ओके, और इसके लिए ये वाली इंसिडेंट के तौर पर है। Hence the emerging ray FS is not parallel to the incident ray PE but is deviated by an angle D। अब जो टोटल एंगल बना वो ये D एंगल बन गया। अगर इसको हम स्ट्रेट ले जाएं और इस रे को भी यहाँ तो लेके आए तो ये इस एंगल से क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, विच इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो अभी तक हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ ली है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस हमें पता चला, इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है उसका फ़र्क पता चला। और फिर हमें तीसरी चीज़ जो मैंने बताई आपको वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट रे के लिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड रे के लिए है, वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ओके बच्चों, अब हम प्रिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि इसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज बन जाएं। जिस तरह प्रिज्म क्या होता है उसकी डायग्राम ड्रा करें, ये वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर ओवरऑल प्रिज्म पर या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ओके बच्चों, अब हमने मिरर वाला पोर्शन क्या कर लिया है, कंप्लीट। ओके, गिलास और मिरर वाला सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक लेंसेज की तरफ। इस लेंसेज वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लेंसेज की डेफिनेशन के बारे में, यूजर्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, लेंस टर्मिनोलॉजी, पावर ऑफ लेंस।
ओके तो बच्चों सबसे पहले हम लेंस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लेंसेज होते क्या हैं? A lens is any transparent material having two surfaces of which at least one is curved. कम से कम एक जो है वो कर्व्ड हुई है। Lenses refract light in such a way that an image of object is formed. बच्चों आपने रिफ्लेक्ट नहीं कहना, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। आपने मिरर को और लेंस को मतलब मिक्स ना कर दीजिएगा। जो मिरर्स हैं उनके अंदर से लाइट पास नहीं होती, जबकि लेंसेज के अंदर से लाइट क्या हो जाती है? पास। लेंसेज क्या करते हैं? रिफ्रैक्ट करते हैं, जबकि मिरर्स क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके और वो प्लेन होते हैं मिरर्स और कर्व भी होते हैं। इस तरह लेंस क्या होते हैं? कर्व भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक साइड का कर्व होना ज़रूरी है। ओके उसके बाद बच्चों अब हम इनके यूजेस की तरफ आते हैं। बेसिक आइडिया है इनके यूजेस का। यूजेस ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड lenses of many different types are used in optical devices such as cameras, eyeglasses, microscopes, telescopes and projectors. They enable millions of people to see clearly and read comfortably. बच्चों यहाँ से हमें lenses की दो different types भी विजिबल हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब आपको लेंस की डेफिनेशन पता चली, इनकी यूजेस पता चले और एक और बात पता चली कि लेंस और मिरर में डिफरेंस वाजे है। मिरर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं और लेंसेज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब हम लेंसेज की जो दो बेसिक टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। द लेंस which causes incident parallel rays to converge. Converge होता है बच्चों कि फैली हुई चीज़ों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देना। At a point is known as convex or converging lens. आपको convex lens कहा जाए या converging lens कहा जाए, आपने एक ही बात समझनी है। ओके क्योंकि convex lens को ही converging lens कहा जाता है। This lens is thick at the center but thin at the edges. दरमियान में क्या होगा? ये इस तरह होगा, ठीक है, और थिक होगा और एंड से क्या होगा? थिन होगा। कनकेव के बारे में पढ़ते हैं। द लेंस काजेज द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट इनटू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। इनकी पहचान भी आपको पता चल गई, कंस्ट्रक्शन से पता चल जाएगा। वैसे अगर आप आई ग्लासेस यूज करते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, अगर वो सेंटर से थिन है और बाहर से थिक है तो वो कनकेव होंगे, और अगर वो सेंटर से थिक है बाहर से थिन है तो वो कन्वेक्स होंगे। बच्चों अब हमने इनको पढ़ तो लिया, अब इनको ना थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ओके इसी के साथ हम इनकी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ते जाएंगे। अब हम आते हैं लेंस टर्मिनोलॉजी की तरफ। लेंस टर्मिनोलॉजी से हमारे कुछ लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि 4 हैं, हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यानी कि मेन एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन या बड़ा। Each of the two surfaces of a spherical lens is a section of sphere. हमने जिस तरह स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ा कि एक हर मिरर जो है वो किसी स्फेयर का हिस्सा होता है, इसी तरह लेंस का जो दो हिस्से हैं ना या दो सरफेस हैं कर्व्ड, वो किसी एक सर्कल का हिस्सा होती हैं। कर्व शेप जो भी होगी अगर उसको हम कंप्लीट करें तो सर्कल बनता है। जिस तरह ये एक कर्व है, अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये एक सर्कल बन सकता है इस तरह। ओके The line passing through the two centers of curvatures of lens is called principal axis. देखें ये इस वाले कर्व के सेंटर से और उस वाले कर्व के सेंटर से, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन हमने गुजार दी इस तरह, इस सेंटर वाली, तो ये लाइन हमारी क्या लाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों ये डेफिनेशन है शॉर्ट की। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर A point on the principal axis at center of lens is called optical center. लेंस के बिल्कुल सेंटर में लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। बच्चों ये भी तो लेंस का सेंटर ही हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो दो कंडीशंस है, एक तो लेंस के सेंटर होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। वो क्या बन जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ओके उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ के बारे में। द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल to the principal axis of a convex lens after refraction meet at a point on the principal axis called principal focus और focal point। देखिए यहाँ पर जो रेज जा रही हैं ये सारी क्या हुई हैं? रिफ्रैक्ट। एक्चुअली हम इसको कन्वेक्स लेंस से ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। देखें यहाँ पर जो लाइट इंटर हुई हैं लाइट रेज
सारी क्या हो गई, एक ही पॉइंट पर फोकस हो गई हैं, और ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या कराएगा, प्रिंसिपल फोकस यानी कि मेन फोकस। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यही प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर के लिए। एक्चुअली कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस में एक डिफरेंस मौजूद है। वो डिफरेंस क्या है, पहले तो हमने देखा कि प्रिंसिपल फोकस पैरेलल रेज के दूसरी साइड पर बना है, लेकिन इस केस में प्रिंसिपल फोकस उसी साइड पर बना है जिस साइड पर हमने लाइट रेज इंसिडेंट करवाई हैं। इसे कहते हैं वर्चुअल फोकस, क्योंकि ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से ही सारी लाइट रेज क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। यानी कि अगर हम इस साइड से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वाली सारी रेज जो हैं किसी एक खास पॉइंट से आ रही थी। उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। हेंस convex lens is also called converging lens. For a concave lens, the parallel rays appear to be come from a point behind the lens called principal focus. Hence concave lens is also called diverging lens. इसको हम diverge भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। ओके उसके बाद फोकल लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। हमने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पढ़ा और प्रिंसिपल फोकस के बारे में। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये क्या कह रहा है, फोकल लेंथ। और बच्चों ये फोकल लेंथ हर लेंस की डिफरेंट होगी, उसके साइज पे डिपेंड करती है। ये जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, जितना कर्वेचर ज़्यादा होगा उतनी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी, और जितना कर्वेचर कम होगा उतनी फोकल लेंथ भी कम होगी। ओके बच्चों, अब हमने ये जो चार चीज़ें पढ़ी हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। कौन कौन सी चार, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, आपने ये डायग्राम्स ड्रा करके इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इकट्ठी भी आ सकती हैं। शॉर्ट और एमसीक्यूज में ये दो करके भी पूछी जा सकती हैं और एक एक करके भी। इसके अलावा न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ें हमें बहुत काम आएंगी। ओके, उसके बाद हम लेंसेज के बारे में एक और चीज़ है वो है पावर ऑफ लेंस, ये पढ़ेंगे कि लेंस की पावर क्या होती है। यहाँ पर बच्चों आपने कन्फ्यूज नहीं होना, पावर से मुराद ये होगा कि कोई जो है लेंस कितना ज़्यादा मैग्नीफाई करता है या डी मैग्नीफाई करता है, या फिर वो कितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन कर सकता है, आप इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है बच्चों, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, उल्ट, जिसे हम 1/, कहते हैं, ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। ओके, उसके बाद हमें यहाँ से एक चीज़ पता है कि रेसिप्रोकल होना चाहिए, लेकिन फोकल लेंथ को मीटर्स में लेंगे हम, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। अभी मिरर वाले पोर्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन उसमें जिस भी टर्म को हमने पढ़ा तो उसको हमने सेंटीमीटर में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीटर में लेंगे। फार्मूला क्या बनेगा बच्चों इसका, पावर ऑफ लेंस का 1/f भी लिख सकते हैं या 1/4 फोकल लेंथ कंप्लीट भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद बच्चों हम इसके SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल वाले यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि हर चीज़ का यूनिट मौजूद होता है, और पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या होगा, डायोप्टर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा इसका डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, डिनोटेड बाय सिंबल D। लेकिन एक बात का बच्चों आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल D होना चाहिए, स्मॉल d नहीं चलेगा। If f is expressed in meters, so that 1 diopter is equal to पर मीटर। हम इसको पर मीटर इसलिए कह रहे हैं। ओके बच्चों, अभी हमने SI यूनिट के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, फोकल लेंथ का डिफरेंस जो मौजूद है कन्वेक्स और कनकेव में, वो यहाँ पर भी जो है वो इफेक्ट करेगा। वो कैसे, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स पावर इज आल्सो पॉजिटिव। मतलब ये चीज़ों को क्या करके दिखाएगा, बड़ा करके। जो कन्वेक्स लेंस है वो इनलार्जमेंट करता है। अब 1 सेंटीमीटर की चीज़ को हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ा कर दिखाए। वेयर इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, फॉर इट हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ। उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो चीज़ को भी क्या कर देगा, छोटा कर देगा, या फिर हम उसको कह सकते हैं पावर क्या है, नेगेटिव है। अब वो हो सकता है 1 सेंटीमीटर की चीज़ को 1/2 सेंटीमीटर कर दे। ठीक है, तो अभी हमने पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा, उसका फार्मूला, SI यूनिट, और उसके अंदर ये जो डिफरेंस है
कनकेव और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ वाला ये भी पढ़ा। तो बच्चों आपने आज हमने जो पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा क्या क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा, लेंसेज के बारे में पढ़ा, पहले उसकी डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी, ठीक है, और लेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। फिर हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस को अलहदा से डिस्कस किया। उसके बाद हमने पावर ऑफ अ लेंस के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इसमें आपने सारी जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, ठीक है, उनको ड्रा करना है। ये आपका होमवर्क है। लर्निंग का तो आप ओवरऑल टॉपिक को लर्न करेंगे ही ना, सारे चीज़ों को लर्न करेंगे, सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी साइड इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी जो हमने यहाँ पर अभी तक नहीं देखी, ठीक है, तो वो भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ऐसे क्वेश्चंस को भी देख लेना है जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं और उनके आंसर यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम एक्सरसाइज को भी दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि आपको आज का जो लेक्चर है ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बाकी आपने कोऑपरेट करना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि हमें इसको दोबारा से अगर कभी पूछा जाता है तो हम इसको बता सकें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।